हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं रेलवे स्टैटिक जीके, जो कि मैंने आपको इससे पहले 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था। उसमें बताया था कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या हमारे इस चैनल पे स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें से एक था ये आपका रेलवे स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी को कवर करेंगे। और अगर आप इसके अलावा किसी और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसआई मेंस है, बीपीएससी है, या फिर इसके अलावा और भी एसएससी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ही होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसको कवर करेंगे डेली, डे बाय डे। यहाँ पे 30 एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए। तो उसके कुछ फैक्ट के साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चंस बने तो उससे कुछ संबंधित जानकारी भी आपको मिल सके, राइट। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नए साल में पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ लग जाना है एग्जाम्स में, चाहे आप आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो, उनको क्रैक ही करना है। तो शुरू करते हैं। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर होता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान बिल्कुल सही आंसर है। और दक्षिणी अंडमान से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयोबो होता है। ठीक है, माउंट कोयोबो। और सेकेंड, जब दूसरी की बात करें तो वो माउंट हेरिएंट होता है। अगर आपसे कभी कभी पूछ ले कि माउंट हेरिएंट जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिणी अंडमान में स्थित है, राइट। इसे याद रखना है। और अगर हम बात करें उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी होता है सैंडल पीक, यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपका सैंडल पीक ही है, जो कि उत्तरी अंडमान में पड़ता है, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो 730 मीटर के आसपास होता है। 730-735 मीटर के आसपास होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसे याद रखना है, जो कि मध्य अंडमान में स्थित है, माउंट डियो वाली। ठीक है, माउंट डियो वाली, ये याद रखना है। तो इनसे संबंधित जो भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था माउंट हेरिएंट, इसका थोड़ा सा नाम चेंज किया गया हाल ही में, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। माउंट हेरिएंट का नाम बदल करके माउंट त्रिपुरा कर दिया गया, ये याद रखना है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न ये है कि नाटो की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? नाटो की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और कोशिश कीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने के साथ राइट आंसर खुद से टिक करने का, और लास्ट में आप मैच करके देखिएगा कितना आप सही करते हैं। स्कोर नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाटो की स्थापना कहाँ पे की गई थी? अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक किया तो आपने गलती की है, क्योंकि नाटो की जब स्थापना हुई थी वो 1949 में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था। ठीक है, वाशिंगटन में। इसका मुख्यालय भले ही ब्रुसेल्स में, लेकिन इसकी स्थापना वाशिंगटन में की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पड़ता है आपका मुंबई में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर अटेम्प्ट करिए, क्या होगा राइट आंसर? छऊ किस राज्य का नृत्य है? छऊ किस राज्य की नृत्य है? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि रोज़ाना आपको इसी तरह की कंटेंट मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर कराया जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिना बेझिझक के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, छऊ जो है किस राज्य की नृत्य है? ध्यान रखना है कि छऊ जो होता है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख पा रहे हैं झारखंड दिया गया है, लेकिन होता कहाँ पे? उड़ीसा में भी पाई जाती है, उड़ीसा में भी ये नृत्य होता है, पश्चिम बंगाल में भी जो कि प्रचलित है, और झारखंड। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, छऊ झारखंड को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि संस्थान पड़ता है कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट थॉमस चर्च। अब ये पूछा रहा है कि कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? सेंट थॉमस चर्च जो स्थित है वो केरल में। ठीक है, केरल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और इसे याद रखना फ्रेंड्स कि केरल के त्रिशूर जिले में, ठीक है, त्रिशूर जिले में ये स्थित है, जो कि सेंट थॉमस के द्वारा ये बनाया गया था, जो कि ये चर्च भारत में सबसे पुराना चर्च माना जाता है, सबसे पुराना चर्च है। क्वेश्चन नंबर 7, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है?
पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ, और अगर आपसे पूछ ले कि भगवान जगन्नाथ का संबंध यानी किस भगवान से हम कह सकते हैं, यानी जो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, उन्हीं को ये जगन्नाथ माना जाता था। तो भगवान जगन्नाथ यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिक में आपको बस याद रखना होता है, अच्छे तरीके से याद रखना होता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं, इसी तरह से पूछे जाते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बस इसके आप फैक्ट को भी जानते चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट ना पूछ कर किससे संबंधित कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा असम में। अगर आपसे पूछ ले कि कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है कि असम के नीलांचल पहाड़ी पर। ठीक है, असम के नीलांचल पहाड़ी पर ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल त्योहारों के त्यौहार के नाम से, और ये बहुत बार करंट में भी आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये अक्सर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, और ये नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस त्यौहार का जो नाम हॉर्नबिल यहाँ पे देख रहे हैं, ये हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया, हॉर्नबिल। ठीक है, नागालैंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट से रामखेलिया जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, बिहार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बिहार। चलिए अगला पॉइंट्स, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या बनेगा? मत्तनचेरी पैलेस आपका पड़ता है केरल में। ठीक है, केरल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। मत्तनचेरी पैलेस जो कह सकते हैं, या फिर मत्तनचेरी महल संग्रहालय इसको भी कहा जाता है, केरल के कोच्चि नगर में भी नगर में स्थित है, केरल के कोच्चि में स्थित है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गंगा सागर मेला का संबंध हो जाता है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए झूलती मीनारों वाली अगर क्वेश्चंस में ना लिख करके अगर आपसे पूछ ले कि सादी बसीर मस्जिद कहाँ स्थित है, देखिए इसका नाम आप एक्चुअली जो मस्जिद है इसका नाम यही है सीदी बसीर। ठीक है, सीदी बसीर मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में पड़ता है, और इसी को एक झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मीनार के अगर आप एक स्तंभ को अगर हिलाते हैं तो कुछ अंतराल के बाद दूसरे खंभे जो होंगे, दूसरे जो स्तंभ होता है वो भी अपने आप ही हिलता है, इसलिए इसको झूलती मीनार कहा जाता है। ठीक है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद कहा जाता है, और इस मस्जिद का पूरा नाम क्या है? सीदी बसीर मस्जिद। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध है? यानी अमृता शेरगिल का संबंध किस चीज़ से है और वो क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? चित्रकार। ठीक है, चित्रकार है, अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकार है, और इसका जो इनका जन्म हुआ था, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हंगरी में, ये याद रखिएगा, हंगरी में। नेक्स्ट वन है कि होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश का संबंध अफगानिस्तान से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, और इसमें आपको ये साल आपके सिलेक्शन का आखिरी साल होना चाहिए। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, ताकि इस वक्त जो कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है इसमें आप अपने तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले सकें। तो हमने जो पहले स्टार्ट किया था वो फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सेट को स्टार्ट करिए। तो ये हमारा जो सेट होता था 2 टाइमिंग पे चलता था, 9:30 बजे रात को और 10 बजे रात को। ठीक है, तो ये टेस्ट का टाइमिंग होता है। प्रश्नों की संख्या हम लोग इसमें 50 रखते हैं, और ये डेली बेसिस पे होता है। 100 जो क्वेश्चन आता है वो संडे के दिन आता है, लेकिन अब यहाँ पे आपका एग्जाम्स की कैटेगरी बढ़ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ पहले हम लोग बिहार एसआई को फोकस करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग 2-3 एग्जाम्स को लेकर के चलेंगे, जैसे आपका एसआई मेंस को और बीपीएससी को और रेलवे में आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जाम्स को है। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट डे चलने वाला है, यानी एक दिन आपका बीपीएससी के लिए 50 क्वेश्चन चलेगा, और दूसरे दिन अगर हम बात करें तो दूसरे दिन आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मिक्स क्वेश्चंस आएगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूडेड रहेगा, राइट। और टेस्ट के बाद अगर हम बात करें तो उसका पीडीएफ भी दिया जाता है, और साथ ही साथ रैंक लिस्ट भी जारी किया जाता है कि आपने कितना स्कोर किया, अपना परफॉर्मेंस देख सके।
ठीक है। संडे को बिहार एसआई का फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूडेड रहेगा जो कि आपका एग्जाम्स के सिलेबस पे है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बेझिझक जुड़ सकते हैं। और इस कोर्स में जुड़ने का यानी इस टेस्ट में जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ प्राइस आपका 49 रखा जाता है पर मंथ के लिए। काफ़ी कम कीमत पर, इतने कम में मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको कराया जाता है और काफ़ी अच्छी मटेरियल के साथ डेली प्रैक्टिस कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको बीच बीच में गैपिंग होता है, कुछ ऐसा नहीं होता, डेली चलता है। क्योंकि जो लोग हमारे साथ पिछले 1 साल से जुड़ते आ रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका नंबर है 9940294972। इसी नंबर पर आपको 49 रुपये पे करना है गूगल पे या फिर फ़ोनपे से और स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। इसी नंबर पे आप सेंड करेंगे, उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और डेली वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ रात को 10 बजे एक्टिव होता है, 9:30 बजे और 10 बजे एक्टिव होता है। जिसमें आपको जुड़ना, आप टाइमिंग बता दीजिएगा किस में आपको जुड़ना है, 9:30 बजे में या फिर 10 बजे में, क्योंकि 2 ग्रुप चलता है। तो 9:30 बजे में जुड़ेंगे तो 9:30 बजे आपको जोड़ा जाएगा और 10 बजे जुड़ेंगे तो 10 बजे। दोनों में कंटेंट एक ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लगे आप उसमें जुड़ सकते हैं। और अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। तो बस इस टेस्ट में जुड़ने का ये आपके पास अच्छा मौका है, जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? हाल ही में आपने पेपर देकर आया, वहाँ पे पूछा गया था कि भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह आपने टिक करके आए थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है, तो भारत के आइसमैन के नाम से हम लोग जानते हैं चुबांग नॉरफेल। ठीक है, चुबांग नॉरफेल। और ये जो थे लद्दाख के एक सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने अपने दम पर करीब 12 ग्लेशियर का निर्माण इन्होंने किया था। आइसमैन के नाम से इनको जाना था, लद्दाख से संबंध रखते हैं, ध्यान रखेंगे चुबांग नॉरफेल। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है कि इस पर पूछा आता है कि कौन कौन से देश है। ऑप्शंस में आपको देश के नाम दिए रहेंगे और आपको फाइंड करना होता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा फिलहाल 4। ठीक है, 4 देश आते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि वो 4 देश कौन कौन से, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आप याद रखेंगे ई सोमा जी। ठीक है, ई सोमा जी। जैसे आपको पता है कि आजकल काफ़ी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, तो ई मोबाइल, ई शॉप, इस तरह से ई सोमा जी आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हम याद कैसे रखते हैं 4 देश के नाम? देखिए ई का मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो इरिट्रिया आता है और एक आता है आपका इथोपिया। ठीक है, इरिट्रिया और इथोपिया 2 नाम हो गए। और सोमा जी का मतलब सोमालिया हो गया और जी का मतलब जिबूती। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है, 1 2 3 और ये आपका 4। ठीक है, फिर से बताता हूँ, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और एक आपका जिबूती। ये 4 देश इसके अंतर्गत आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत, आपको याद रखना है। राइट, इसी बात पे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन है पाउटा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पाउटा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे गुरुद्वारा ये जो पड़ता है पाउटा साहिब, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पंजाब में भी एक पंजाब में भी आपका एक पड़ता है गुरुद्वारा जिसका नाम है केसगढ़। ध्यान रखेंगे केसगढ़। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नांदेड़, याद रखेंगे नांदेड़। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, पाकिस्तान में ननकाना साहिब। तो इन सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन क्या बनता है? वर्ड ऑफ एवन। वर्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है? वर्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विलियम शेक्सपियर जो है इनको जाना जाता है और ये काफ़ी फेमस इंग्लिश नोवेलिस्ट है, आपको पता होगा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन क्या है? नहीं थे। चलिए नेक्स्ट वन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थे? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला भारतीय जिम्नास्ट जो थी वो कौन थी? इनका नाम है दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रॉफी से संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चेक कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा कप्स एंड ट्रॉफीज बाय ऑनलाइन स्टडी जोन, आपको मिल जाएगा। नेहरू ट्रॉफी का संबंध हो जाता है हॉकी से। इसको याद रखना भी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखिए ट्रॉफी में आपका ये गिर रहा है ना इस तरह से, तो इसी तरह से हॉकी में भी आप देख सकते हैं क्या है, गिर रहा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जिसको बड़ी की के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट, मद्रास के मोजार्ट के रूप में जाना जाता है ए आर रहमान। ए आर रहमान। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरुबसन। ठीक है, गुरुबसन ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों का संकलित किया? गुरुबसन जो है इनका संबंध किससे है?
साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलन किया? तो राइट आंसर बनेगा कन्नड़, ऑप्शन डी कन्नड़। गुरु बसव का संबंध कन्नड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य आपको ये बताना है कि कौन सा है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, क्वेश्चंस पूछता हूँ, दो क्वेश्चंस एक्चुअली मैं आपसे पूछूंगा। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में टोटल कितनी है? अब तक टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? और सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम सतारिया है। अब ये सतारिया किस राज्य से बिलोंग करता है आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो ढूंढ के बताना है, ठीक है। और यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है, इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट से, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से कौन थे? निम्नलिखित में से कहाँ से थे? ठीक है, ये आपसे पूछा रहा है, आपको पता चित्रकारी थे। तो पाब्लो पिकासो का संबंध किस देश से था? इनका जन्म जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि फेमस है तो इनका नाम आपको याद रखना ही है। और पाब्लो पिकासो की जो ये बिलोंग करते हैं वो कहाँ से? स्पेन से, यानी स्पेनिश है। ऑप्शन डी को बिल्कुल टिक करेंगे। राग कमेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कमेश्वरी की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना किया गया है ऑप्शन डी, यानी पंडित रविशंकर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पंडित रविशंकर। क्वेश्चन बनता है, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? लास्ट सफर किसकी कृति है? तो लास्ट सफर का संबंध होता है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, और ये काफ़ी फेमस है लियोनार्डो दा विंची। और ध्यान रखिएगा इनका संबंध कहाँ से होता है? इटली से, ठीक है। ये इटली से संबंध रखते हैं, जिस तरह से पाब्लो पिकासो का संबंध स्पेन से, इनका संबंध इटली से। अगला क्वेश्चन बनता है कि ऑल सोल्स डे, ठीक है, ऑल सोल्स डे एक त्यौहार है, किसका है? किस धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑल सोल्स डे का संबंध होता है ईसाई धर्म से। यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑल सोल्स डे ईसाई धर्म का एक त्यौहार है जो कि मृतकों की याद में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से ईसाइयों के कैथोलिक संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, कैथोलिक संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संप्रदाय द्वारा? तो कैथोलिक संप्रदाय के द्वारा। देखिए लास्ट क्वेश्चन से, उसके बाद हम क्यूज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहले इसका राइट आंसर आप बताइएगा, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोनो, किमोनो का संबंध किस एशियाई देश की परिधान शैली से? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जापान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 30 MCQ डिस्कस किया और आशा करते हैं कि इसमें आपने 30 से ज़्यादा अपने आप में मतलब 22 अच्छे तरीके से स्कोर कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, चलता फिरता क्वेश्चंस है। और स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सभी को 22 तो आना ही चाहिए। अगर आपका इससे कम आता है तो बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने इससे ज़्यादा स्कोर किया तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 22 आता है या नहीं आता, कितना आपका स्कोर बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्यूज का क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस रखा है। पहला क्वेश्चन कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सेकंड क्वेश्चन की सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? राज्य भी आपको उसी को सोचना है जो मैंने इस वीडियो में बताया, उसी राज्य से संबंधित है सारामती, ठीक है। सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मैंने वीडियो में बताया था, सबसे पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया गया था, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज आप ढूंढ करके बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए, और जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।